guys, my name is Akanksha Goswami and I am a banking aspirant and preparing for 2023 exams. आज का वीडियो होने वाला है आप सभी के डाउट्स के लिए। आप लोगों ने इतने सारे डाउट्स पूछे थे। मैं जब भी कोई स्टडी व्लॉग अपलोड करती थी तो नीचे आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स होते थे। पॉसिबल है कि मैं टेक्स्ट में नीचे रिप्लाई कर दूँ आप लोगों के कमेंट्स का, लेकिन होता क्या है कि मैं अगर कोई चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो वो टेक्स्ट में इतना लंबा मैसेज करना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, और इसीलिए मैंने सोचा था कि एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैं इस पर बनाऊंगी। तो चलो फिर वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो से आपके जितने भी डाउट्स हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द डाउट्स तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डाउट ये है नरेंद्र तिवारी का, करंट अफेयर कैसे याद करें और नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी वीडियोस के नीचे काफ़ी बार नरेंद्र भाई आपका नाम देखा है, आपने हमेशा करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखो, करंट अफेयर्स कैसे याद करें, आपका पहला क्वेश्चन ये है। सबसे पहले करंट अफेयर्स याद मत करो। जितनी एनर्जी आप करंट अफेयर्स को याद करने में लगाओगे उतनी ही एनर्जी में आप 5 बार उस करंट अफेयर को रिवाइज कर लोगे। ठीक है, याद करना, चीज़ों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन कंपेरिजन टू रिविज़न। ठीक है, रिवीजन जैसे मान लो अगर आप याद करने में 100% की 100 यूनिट की एनर्जी अपनी लगा रहे हो, आप उतनी ही एनर्जी लगा के आप उस चीज़ को 5 बार रिवाइज कर लोगे। और रिवीजन जो आपने रिवीजन कर रहे हो आप, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा याद करने से। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ा दो, याद करने का जो आइडिया है वो निकाल दो दिमाग में से। ठीक है, और करंट अफेयर तो ऐसी चीज़ है कि जो जब तक हम तैयारी कर रहे हैं तब तक हमें रेगुलर करनी है ना। तो चीज़ों को याद करने से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करो आप। तो ये एक तरीका था कि याद नहीं करना है, रिवीजन पर फोकस करना है। एक और आपका आगे कमेंट है कि और नोट्स कैसे बनाएं। तो करंट अफेयर के नोट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड। जो भी मेन कीवर्ड्स होते हैं पूरे करंट अफेयर, जैसे कि मान लो कोई एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ की थोड़ी सी डिटेल भी है, तो अब पूरी जो न्यूज़ है वो तो हमें कॉपी पेस्ट नहीं करनी अपने नोट्स में। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए यूज़ करो जो मेन जो वर्ड्स हैं, जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको। ठीक है, मतलब पूरा सेंटेंस मत नोट करो। जैसे हम हाईलाइट करके पढ़ते हैं तो हम हाईलाइट क्या करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको। तो नोट्स में भी सेम वही तरीका फॉलो करना है कि 4 लाइन की अगर कोई न्यूज़ है तो उसमें से ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाओ, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स उठाओ जो मतलब जिनको याद रखना है, जो याद रखने के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करना है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। तो यही एक सिंपल सी स्ट्रेटजी करंट अफेयर्स की। अगर तो प्रदीप कुमार दास का एक कमेंट आया हुआ है कि बिगिनर्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मतलब स्ट्रेटजी फॉर द बिगिनर्स। तो ये जो डाउट है ये 2 से 3 लोगों का क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दूंगी तो मेरे 15 से 20 मिनट यहीं चले जाएंगे। ठीक है, और जो छोटे छोटे जो कमेंट्स हैं वो मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं इसका आंसर एक डिटेल वे में देना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। तो इसका मैं आंसर थोड़ा होल्ड पर रख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी को मैं 15-20 मिनट की चीज़ को मैं 5 मिनट में कैसे बता दूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरू विश्वकर्मा का। इतना बड़ा कमेंट। आपने अपनी पढ़ाई बैंकिंग के लिए कैसे स्टार्ट की, मतलब ना ट्यूशन ना कुछ, कैसे एकदम स्टार्टिंग से किया, क्या सोचा और कैसे उसमें प्रोसीड किया। क्योंकि अभी भी ऐसे एस्पायरेंट हैं जिन्हें कोई आइडिया नहीं है, समझ नहीं आता कि मतलब कैसे तैयारी करें, स्टार्ट कहाँ से करें, प्लान कैसे करें चीज़ों को। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गई आपका। देखो, ओके, सो आंसर इसका ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जब मैं 3rd ईयर में एंटर कर रही थी। ठीक है, फिर भी मैं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाई थी उस टाइम पर, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, मैं 0 से भी अगर कुछ होता है ना माइनस में ही थी। क्योंकि मेरे पास, सबके साथ ऐसा होता है, मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती। घर में कोई ऐसा होता नहीं है जो हमें कुछ समझा सके इन चीज़ों को लेकर, कि अगर हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज़ की कर रहे हैं तो हम कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, किससे पढ़ें, किससे नहीं पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें तो क्या पढ़ें, किस टीचर को फॉलो करें, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल करें। मतलब 100 तरीके के सवाल हमारे माइंड में आते हैं, राइट। तो सबसे पहली लड़ाई आपने ये जीत ली कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है। ठीक है, 10% लड़ाई हम वहीं जीत जाते हैं कि हम इस कन्फ्यूजन से बाहर आ गए कि हमें करना क्या है, हमें किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। जब मैंने स्टार्ट करी थी ना तैयारी, तब मुझे ये भी क्लियर नहीं था कि मुझे तैयारी किस चीज़ की करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं कई सारी बातें इन डाउट्स के साथ साथ मैं अपनी भी शायद कुछ चीज़ें शेयर कर लूँगी आपके साथ। जब तक मैं 2nd ईयर में थी ना, मुझे ये चीज़ भी नहीं पता थी कि मुझे भविष्य में करना क्या है, मतलब किस चीज़ की तैयारी मुझे शुरू करनी है। जब मेरे छोटे छोटे कजन्स मुझसे पूछते थे कि आपको दीदी बनना क्या है, मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता था कि यार मैंने सोचा ही नहीं है मुझे करना क्या है। तो बड़ी सारी चीज़ें के बाद मैंने ये चीज़ डिसाइड कर पाई कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है।
उससे पहले, बैंकिंग से पहले पता है, क्योंकि मैंने फिर मैंने सोचना चालू कर दिया था कि मुझे करना क्या है आगे। मैं सेकेंड ईयर में आ गई हूँ और अभी तक कोई प्लान भी नहीं है आगे किस चीज़ का पढ़ना है, किस चीज़ का नहीं पढ़ना है। तो मैंने सोचा, पहले सबसे मैंने गूगल सर्च किया कि यार कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं जो हम आफ्टर द ग्रेजुएशन दे सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन के साथ दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आया था एसएससी सीएचएसएल का। तो मैं बस एसएससी, यूपीएससी, पीएससी में इन सब में देखती रहती थी। एसएससी सीएच मतलब उस टाइम तक मुझे बैंकिंग की कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी कि बैंकिंग के एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, कौन मतलब बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने गूगल खोला, सर्च किया एसएससी सीएचएसएल का। उस टाइम पर ना एसएससी सीएचएसएल आने वाला था, 2-3 महीने थे उसमें। मैंने कहा अरे वाह, एसएससी सीएचएसएल नाम की भी तैयारी कोई होती है। तो मैंने 2 महीने तैयारी की। अब 2 महीने में क्या होता है, ठीक है, और खासकर तब तो कुछ भी नहीं होता जब उससे पहले कुछ भी ना पढ़ा हो। तो मैंने सीएचएसएल की तैयारी करी, क्योंकि मेरी एक नेबर मतलब मेरी पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वो भी तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी वही करती हूँ। कुछ नहीं पता था, ब्लैंक थे हम पूरा, ठीक है। देखा देखी तैयारी शुरू करी, रैंडमली चीज़ें पढ़ी, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से, बहुत जगहों से। बट 2 महीने बाद मेरा मन नहीं हुआ कि मैं नहीं पेपर देना, मुझे नहीं देना। एडमिट कार्ड मैंने निकलवा लिया, सब कर लिया, बट अंदर से मेरा मन नहीं हुआ कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना। क्योंकि 2 महीने में कॉन्फिडेंस से ज़्यादा तो हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने से ज़्यादा तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। नहीं दिया एग्ज़ाम। फिर क्योंकि उस टाइम पर मेरे सेमेस्टर का भी टाइम होता है, दिसंबर के टाइम पे शायद एग्ज़ाम आया था, आई थिंक ऐसे ही कुछ था कि नेक्स्ट जनवरी फरवरी में था। तो फिर सोचा कि एसएससी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना एडवांस मैथ्स आता है उसमें, इतना सारा मतलब मैथमेटिक्स का सिलेबस, और फिर मतलब जीके भी पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ लेते हैं, स्टैटिक पोर्शन इतना, मतलब जितने भी उसमें चीज़ें थी ना, मुझसे तो नहीं बनने वाली थी। मैंने कहा रहने दो, अब कुछ और देखते हैं। फिर मैंने अब यूपीएससी नाम सुना था, पता नहीं था कि यूपीएससी की क्या सिलेबस होता है। खोला, यूपीएससी का सिलेबस देखा। यूपीएससी के सिलेबस में कितना वास्ट जीके आता है यार, मतलब हिस्ट्री, मतलब सारा सोशल, और सोशल एक ऐसा सब्जेक्ट था जो एकेडमिक्स के 10th 12th के टाइम पे मेरा सबसे ज़्यादा वीक था। मतलब मैं कभी इस लाइफ में सोच ही नहीं सकती थी कि मैं सोशल भी कभी पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो आइडिया वहीं से ड्रॉप हो गया कि इतना वास्ट सिलेबस है, मतलब हमें चाहिए एक, तो यूपीएससी का आइडिया वहाँ से ड्रॉप हो गया। सिलेबस देखते ही मन बन गया नहीं यार, अभी तो नहीं करना, क्योंकि अभी हम एक ऐसी जॉब चाहते हैं जिसमें हम 1-1.5 साल तैयारी करें और हमारा जो है ईजिली हो जाए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतने प्रो स्टूडेंट नहीं हैं कि हम इतने कम समय में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। और मेरा मन भी नहीं था, दूसरी चीज़ ये भी थी। फिर सोचा कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसके सिलेबस में मैं फ़िट हो जाऊँ, जिसके सब्जेक्ट्स में मतलब मैं कंफर्टेबल रहूँ, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब। फिर मैंने बैंकिंग का पता नहीं कहीं से कुछ आइडिया लगा ऐसे ही, तो सोचा रिज़ल्ट क्या होगा वो बात की बात है। पहले सबसे पहले तो मतलब मुझे ये चीज़ डिसाइड करने में इतना टाइम लग गया कि मुझे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, जब 7 तरीके की चीज़ें मैंने देख ली कि यार ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, लास्ट टाइम बचता है बैंकिंग का एग्ज़ाम। तो अब फिर उसके बाद जब सोच लिया कि बैंकिंग का एग्ज़ाम, तो सोचा क्यों। फिर मैंने सिलेबस वगैरह चेक किया। सिलेबस में बस 4 सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। उसमें भी बहुत सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं, कि जैसे कि एसएससी में एडवांस मैथ्स आता है तो बैंकिंग में नहीं आता। सीए भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ही स्टैटिक पार्ट पूछते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस पूछते हैं, मतलब चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, वास्ट नहीं है। बस आपने लिमिटेड चीज़ों में अगर आपने डिटेल की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो सब चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी सी आई और मन हुआ कि चलो बैंकिंग की तैयारी शुरू करते हैं। एक पड़ाव से निकले ही थे कि अब इस गड्ढे में आके गिरे कि अब पढ़ें कैसे यार, ना तो कोई गाइड करने वाला, घर में ये चीज़ नहीं बोल सकते कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ अगर घर में बोल दी तो घर में तो फिर बवाल मच जाता है कि तुम्हें फिर अभी तक पढ़ाई क्यों की है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर गूगल खोला, मतलब ये कह सकते हो कि मैंने 6 महीने तो इसी में इन्वेस्ट कर दिए कि क्या करना है, कैसे करना है, किससे पढ़ना है, कब पढ़ना है, मतलब इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने में मुझे मेरे 6 महीने इसी में चले गए, ठीक है। फिर जाके ये चीज़ समझ में आई कि एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, स्टडी मटेरियल हो, सोर्सेज हो, वो इतने सारे हैं इस मार्केट में, चाहे ऑनलाइन देख लो चाहे ऑफलाइन देख लो, तमाम कोचिंग हैं, मतलब न जाने कितने तो सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ लिमिटेड करो कि हमको पढ़ना किस किस चीज़ से है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी कि मुझे बैंकिंग करना है। फिर जब ये सब चीज़ें डिसाइड हुई, जब पढ़ना चालू कर दिया, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गए, ठीक है। तो मतलब चीज़ें जो रही ना पिछले साल बहुत अनबैलेंस रही हैं, मैं शायद ठीक से बैलेंस नहीं कर पाई। अब सोचती हूँ कि यार उस टाइम पर बैलेंस कर ली होती तो शायद आधी तैयारी हो जाती। तो काफ़ी कुछ हुआ, बट काफ़ी कुछ सीखा भी, ठीक है। तो यहाँ से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। मतलब पहले जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मन में एक डर लगता था
एक डर होता था, एक कन्फ्यूजन होता था कि आगे नहीं हुआ तो क्या। ये चीज़ें चली मेरी आई थिंक फरवरी मार्च तक। ये चीज़ें चली कि अगर नहीं हुआ तो क्या। ये चीज़ हर एस्पायरेंट के मन में आती है, लेकिन फिर जाके एक पॉइंट पर रियलाइज़ हुआ कि एक चीज़ में पहले फोकस करूँ। नहीं हुआ ये बात की बात है ना, अभी क्यों सोच रहे हो। अगर अभी आपने फोकस नहीं किया ना, तो फिर यही सोचते रहना ज़िंदगी भर कि नहीं हुआ तो क्या। इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहना, खासकर तब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको यही चीज़ करनी है। तब कन्फ्यूजन और डर अपने माइंड से हटा दो। इसके साथ आप कभी भी 100% अपना एफर्ट दे ही नहीं पाओगे, और जब आपके एफर्ट्स में कमी रह जाती है तभी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, तो फिर अपना रिज़ल्ट एक पॉजिटिव वे में देखो, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रिज़ल्ट की नहीं करते। अगर आपकी प्रिपरेशन जो जर्नी है ना, अगर आपने उसमें अपना 100% आप दे रहे हो, पूरा 100% अगर आप अपने एफर्ट्स दे रहे हो, तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। इन केस 1% अगर आपके फेवर में नहीं आता, कोई बात नहीं ना। जब आपका कोई एक रास्ता बंद होता है ना, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। तो मन में डर लेकर तैयारी शुरू मत करना, अपने मन से डर हटा दो। ये बोलो कि नहीं होगा तब की तब से देखेंगे, अभी हमारा काम है 100% अपने एफर्ट्स डालना। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि डर को सांस लेकर तैयारी मत करना। डर की वजह से हमारा कन्फ्यूजन बढ़ता है, हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, और ये सब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं हमारे अंदर, तो वो हमें एक डिप्रेशन के रास्ते पर ले जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्ट्रेस अपना इतना भी ज़्यादा मत करना। डर ठीक है, लेकिन हर चीज़ एक छोटे से दायरे में ठीक है। अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो इन चीज़ों को रोको, नेगेटिविटी से जितना हो सके उतना दूर रहो। ठीक है, और स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी की थी, ये मैं अभी शेरू विश्वकर्मा के ही कमेंट में ऐड कर रही हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू की थी, तब मैंने रैंडमली, न जाने किसी ने टीचरों से पढ़ा था। अब क्योंकि रैंडमली पढ़ा था तो किसी एक का भी ठीक से समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम चीज़ों को एक मतलब बोलते हैं सिस्टमेटिक वे में नहीं करते, तो पता ही नहीं हम क्या क्या पढ़ते जाते हैं। सब चीज़ें पहले माइंड में गई, फिर निकल गई, फिर माइंड में गई, फिर निकल गई, क्योंकि एक सिस्टम ही नहीं होता। तो यही हुआ था मेरे स्टार्टिंग के जो कुछ मंथ्स थे, उसमें तो मैंने रैंडमली कभी कोई वीडियो खोल दिया, कभी कोई वीडियो खोल दिया, कभी कहीं से पढ़ रहे हैं, कभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कभी जीके पढ़ रहे हैं, कभी मैथ्स, कभी बहुत ज़्यादा अनसिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा था। बट आफ्टर सम टाइम चीज़ें अपने आप, जो पहले पजल बने हुए थे, वो सभी चीज़ें अपने आप एक वे में लग गई, और पता चला कि नहीं, इस तरीके से स्टार्टिंग करो। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको स्टडी ब्लॉग्स में नीचे मैंशन कर दिया, आई एम अ स्लो लर्नर, चीज़ें थोड़ी देर से समझ आती हैं, बट हाँ अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो ये पॉइंट था। बट जो भी इस चैनल पर मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप लोग हमेशा एक बात ये याद रखना, अगर आपने सोच लिया है कि आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, तो डाउट्स होना बहुत अच्छी चीज़ है, कन्फ्यूजन होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जल्द से जल्द उन डाउट्स और कन्फ्यूजन से ओवरकम कर जाओ। ठीक है, ज़्यादा दिनों तक कन्फ्यूजन माइंड में होना अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, और कन्फ्यूजन के साथ आप अपनी तैयारी प्रॉपर ढंग से कर भी नहीं सकते। तो बस यही मेरी एडवाइस है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी डाउट्स हो वो पूछ लेना। ठीक है, बिगनर्स के लिए जो स्ट्रेटजी है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, प्रॉपर किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, हाँ, तो मैंने कैसे तैयारी की, यही सब पूरी एक, क्या बोलते हैं उसको, यही सब था जो हुआ हमारे साथ स्टार्टिंग में, कि बहुत ही अनमैनेज तरीके से मैंने तैयारी करना चालू किया था। विष्णु प्रिया मोहपात्रा का एक क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर विद फुल मोटिवेशन एंड शेयर फ्रॉम विच सोर्स यू स्टडी क्वांट एंड जीके। देखो, हाउ टू प्रिपेयर विद फुल मोटिवेशन, इसका सबसे बेहतर आंसर आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। खुद से क्वेश्चन किया करो, खुद से क्वेश्चन किया करो कि यार वो क्या कारण है जिससे मैंने पढ़ाई शुरू की थी। मतलब अब हमें थोड़ा खुद को रिचार्ज करना है, खुद को मोटिवेट करना है, तो खुद को मोटिवेट हमेशा खुद के द्वारा किया करो। ठीक है, बजाय मोटिवेशनल वीडियोस देखने के अलावा। और अगर आप वो चीज़ें भी कर रहे हो तो एक लिमिटेड मैनर में करो। बट मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो सेकंड पॉइंट की तरफ है, कि जैसे आपका कभी मन नहीं किया पढ़ने का, मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो खुद पर लिखना चालू किया करो। तो क्या किया करो, एक कॉपी लो, एक पेन लो। ठीक है, अगर आप राइटिंग के शौकीन हो तो एक कॉपी और एक पेन लो। अब ना चीज़ों को लिखो, थोड़ा सा अपने बारे में लिखा करो। अब चीज़ों को लिखो, लिखना क्या है, वो कारण लिखने हैं, 8 से 10 पॉइंट में वो कारण लिखो जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी पढ़ाई के लिए, कि आपने पढ़ाई क्यों शुरू की। आपने जब आपने शुरू की बैंकिंग के लिए तैयारी, जब आपने शुरू की, तो वो क्या चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी उस टाइम पर, कि यार मुझे तो बैंकिंग करनी है। उसके 10 कारण हो सकते हैं कि आपने क्यों तैयारी शुरू की, तो वो 10 कारण आप अपनी कॉपी पर लिखो। आपको मोटिवेशन आपका इतना हाई लेवल का हो जाएगा कि आप पढ़ाई के लिए कभी ना बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम चीज़ों को लिखते हैं ना, तो वो चीज़ें डायरेक्टली हमारे माइंड पर हिट करती हैं।
और हमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती हैं कि जो नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी हुई होती है कि अभी पढ़ाई नहीं करनी है, अभी कुछ और करने का मन कर रहा है, अभी मूवी देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हट जाएंगी आपकी। ठीक है, तो एक राइटिंग का शौक डालो खुद के लिए। कभी डिमोटिवेट हो तो लिखा अपने लिए लिखा करो कुछ। ठीक है, तो हमेशा अपने माइंड में वो पॉइंट्स रखना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ठीक है, क्या पॉइंट्स रखना कि मैंने ये चीज़ शुरू की, अब ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या फिर मैंने ये चीज़ शुरू ही क्यों की। ठीक है, अगर मुझे पढ़ना ही नहीं था, अगर मेरा मन ही नहीं करा, तो फिर मैंने शुरू क्यों किया था। तो मोटिवेशन का सबसे अच्छा सोर्स है आप खुद। आपको आपसे अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। 10 तरीके के वीडियोस देख लोगे, 10 मिनट के लिए ही मोटिवेशन आएगा, उसके बाद वो मोटिवेशन मतलब वो टेम्प्रेरी मोटिवेशन है। जो वीडियोस से हमें मिलता है वो टेम्प्रेरी मोटिवेशन होता है, सही मोटिवेशन हमारे अंदर होता है। मतलब मोटिवेशन आपके अंदर ऐसे बहना चाहिए जैसे रगों से खून बहता है। ठीक है, क्योंकि एक जो कारण होता है ना एक बच्चे के लिए तैयारी करने का, वो सबसे बड़ा कारण होता है कि वो तैयारी क्यों करना चाहता है। किसी की फाइनेंशियल क्राइसिस सही नहीं होते, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की घर में कुछ भी 10 तरीके के कारण होते हैं। ठीक है, तो आप खुद से पूछा करो जब भी आपको लगे कि अब जो मेरा पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मतलब हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, थोड़ी सी एक रिचार्ज की ज़रूरत है मोटिवेशन की। तो मोटिवेशनल जो रिचार्ज है वो आप कहीं और से ना करके खुद से करो। जब आप खुद के बारे में एनालाइज करना शुरू कर देते हो ना, तो आपको जो आउटर सोर्स होते हैं ना मोटिवेशन के, वो आप लेना बंद कर देते हो। ठीक है, तो खुद से एनालाइज किया करो, वो चीज़ें खुद से रिकॉल किया करो कि क्यों मैंने शुरू किया था। सबसे बड़ा सोर्स और सबसे अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन था कि मैं क्वांट और जीके कहाँ से करती हूँ। क्वांट में आशीष सर से पढ़ती हूँ, जीके 1 एंड फाइनल सोर्स है मेरा अड्डा 247 से पढ़ती हूँ। ठीक है, वो जो आशीष सर के जो वीडियोस आते हैं डेली के, वहाँ से, और टेलीग्राम पर वो पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं वहाँ से। मतलब अभी जो देखो, अभी मैंने करंट अफेयर अभी मैंने होल्ड पर रखा हुआ है, अभी मैं नहीं कर रही, जनवरी से प्रिपेयर करूँगी। बट जो मेरा सोर्स है वीडियोज़ का वो अड्डा 247 के जो वीडियोज़ आते हैं वहाँ से। बट जो पीडीएफ का जो सोर्स है वो अभी मेरा डिसाइडेड नहीं है कुछ भी, तो उसे मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। वो मैं या तो मैं अड्डा की जो सर टेलीग्राम चैनल पर जो पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, या तो वहाँ से कर लेती हूँ, या फिर 2-3 और सोर्सेज हैं ऑनलाइन, मैं वहाँ से भी रीड कर लेती हूँ। ठीक है, बट वीडियो का जो एक सोर्स है वो वही है कि मैं अड्डा 247 से ही करती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा का। नेहा ने पूछा है हाउ टू इम्प्रूव स्पीड इन क्वांट्स। क्वांट्स की स्पीड की बात कर रहे हो आप। ठीक है, अब आप पहले तो, अब मुझे तो नहीं पता कि आप एक बिगिनर हो या आपके कुछ टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप क्वांट की स्पीड के बारे में मत सोचो, पहली चीज़, क्योंकि बिगिनर्स के मन में स्पीड का कोई ख्याल नहीं आना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इफ़ यू आर अ बिगिनर तो डोंट थिंक अबाउट द स्पीड। ओके, बट अगर आप एक बिगिनर नहीं हो, आपको थोड़ा टाइम हो गया है तैयारी करते करते, 2-3-4 महीने हो चुके हैं, तब आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है जैसे कि कोई एक चैप्टर है, अब आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड इतनी होनी चाहिए थी क्योंकि इसको करते करते मुझे इतना टाइम हो गया है, बट फिर भी अभी स्पीड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो चैप्टर्स से आपको एक्सपेक्टेशन है कि इस चैप्टर में मेरी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, या तो हो सकता है आपने उस चैप्टर की इनफ प्रैक्टिस नहीं करी है। एक तो क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि स्पीड हमारी अगर नहीं बढ़ रही है तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी है, जितनी उसको चाहिए थी उतनी प्रैक्टिस हमने नहीं करी है। तो आप उस चैप्टर में या उस सब्जेक्ट में अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दो। ठीक है, प्रैक्टिस को अपनी इम्प्रूव कर दो। सो इन शॉर्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दो, अपनी प्रैक्टिस को पिछला जितना आप तैयार कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना चालू कर दो। तो जैसे जैसे चीज़ों पर कमांड हमारी बनती जाती है, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ठीक है, मतलब तो बस यही है कि स्पीड अगर कहीं नहीं बढ़ रही, जैसे डीआई में आपका, अगर आपका क्वेश्चन डीआई से है कि डीआई में आपकी स्पीड क्यों नहीं आ रही है, तो ये चीज़ मैंने अप्लाई करी थी जब मैंने अपनी प्रीलिम्स की डीआई स्टार्ट करी थी, तो बहुत कम डीआई बनती थी। ठीक है, मतलब बहुत कम का मतलब मैं 3 से 4 डीआई बनाते बनाते थक जाती थी। लेकिन फिर जैसे कि मैंने ग्राफ बेस्ड डीआई मैंने पढ़ी, लेक्चर दिया ग्राफ बेस्ड डीआई का, तो अब जो टारगेट था वो ये था कि मुझे अब 60 से 70 डीआई बनानी है 1 से 2 दिन के अंदर, जैसे कि 60 से 70 डीआई बनानी है 1 से 2 दिन के अंदर। तो ये मैंने टारगेट सेट किया। तो जब मैंने वो 60 से 70 डीआई, मैंने पता है 2 दिन का मैंने टारगेट सेट किया, बट वो मेरी 3 दिन में कंप्लीट हुई, क्योंकि स्पीड इतनी नहीं होती है। ठीक है, और वो भी तब जब मैंने अपना 100% दिया, तो वो 2 से 3 दिन उसमें लग गए पूरे। मतलब अभ्यास मैगजीन में कितनी डीआईज होती हैं, जितनी भी होती हैं, तो वो मैंने की उसकी। तो जब मैंने उस चीज़ को किया ना, जब मैंने फिर उसके बाद मैंने डीआईज बनाना शुरू किया, तो मैं फटाफट कैलकुलेट कर लेती थी उन चीज़ों को, क्योंकि मैंने जो पहले जो एफर्ट्स लगाए थे डीआई का बनाने में, ग्राफ बेस्ड डीआई बनाने में, उसकी मुझे बहुत हेल्प मिली कि मैंने 2 दिन में इतना सब कुछ कंप्लीट किया। तो मुझे कितनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है कि अब अगर मैं 10 डीआई डेली बनाऊँ तो मैं ईजिली बना पाती हूँ। तो ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि मैंने पहले उस चैप्टर पर इनफ प्रैक्टिस कर ली थी, तो उसका इम्प्रूवमेंट मुझे आगे मिला।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी स्पीड सही नहीं है, आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर पर अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ा दो। अगर आपको लग रहा है कि डेली हमें टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम इस पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा पाएँ, तो उन चीज़ों को वीकेंड्स पर करने लगो, ठीक है। सो आयुषी सैनी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर कहाँ से करें, बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से करें और स्टैटिक कहाँ से करें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर आप बिगिनर हो तो आप वीडियो फॉर्मेट से करना, वीडियो से करना, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट्स ये नहीं बोल रही हूँ कि आप वीडियो देखते देखते आप नोट्स बनाओ, या वीडियो की जैसे जैसे वीडियो चल रहा है, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाओ, मत बनाना, ऐसे मत बनाना। आप पहले जैसे कि आप पहले लेक्चर अटेंड कर लो। करंट अफेयर के कई सारे फ्री वीडियोस आते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो रेगुलर करने में या मंथली करने में। तो अगर आप रेगुलर कर रहे हो, वैसे मेरे हिसाब से रेगुलर करना चाहिए, तो रेगुलर कर रहे हो आप, तो आपने क्या किया, आपने वीडियो देख लिया, आप एक बिगिनर हो, मैं यहाँ पर कंसीडर कर रही हूँ कि आप एक बिगिनर हो, ठीक है। तो बिगिनर के हिसाब से आपको पहले वीडियो के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हम कैसे उन चीज़ों को हैंडल करें। मतलब करंट अफेयर में भी जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, हमें एक तरीका नहीं पता होता कि हम उन चीज़ों को कैसे पढ़ें। तो क्या होता है, जैसे मान लो हम एकदम बिगिनर हैं और मैंने डायरेक्टली जो है पीडीएफ से पढ़ना चालू कर दिया, और मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं इस चीज़ को प्रॉपर तैयार कैसे करूँ, ठीक है। तो आप पहले वीडियो से करना। से क्यों करना, वीडियो से करने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें तैयार कैसे करना है अपनी चीज़ों को। मतलब जो उसमें पढ़ाया जाता है, जैसे अब कोई टीचर हमें सामने से पढ़ा रहा है, तो हमें एक चीज़ ये क्लियर होती है कि अच्छा ये हमें इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी उन्हें उसी तरीके से रिवाइज़ करना है। जैसे कि अभी मैं आगे समझाऊंगी इस चीज़ को। तो देखो, करंट अफेयर मैं कर रही हूँ आशीष अरोड़ा सर के, और भी टीचर्स हैं। आप जब करंट अफेयर करके निकालोगे यूट्यूब पर, तो टॉप टीचर्स आ जाते हैं उसमें, तो आप उनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। आप एक दो बार जैसे 2-3 टीचर्स के आपने कोई वीडियो सेव कर लिए, वॉच लेटर कर लिए। अब जैसे आप सबसे पहले आपको अपना जोन आइडेंटिफाई करना होगा कि हम किस टीचर से हमें ज़्यादा चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि खुद का जोन एक आइडेंटिफाई करना सीखो, ठीक है। तो आप 2-3 टीचर्स के वीडियो को, ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, 2-3 टीचर्स के वीडियोज़ को आप सेव कर लो, और आप मतलब खुद से कंपैरिजन करो कि आपको किस टीचर से कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मुझे ये टीचर से ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, तो मैं इनको फॉलो करती हूँ अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब पहली बार में तो आपको सिर्फ वीडियो सुनना है, वीडियो के साथ साथ नोट्स मत बनाना। वहाँ पर टाइम जाता है और हम लिखने में लगे रहते हैं, और पूरा टीचर पढ़ा के निकल लेता है, मतलब हमें कुछ समझ में भी नहीं आ पाता, पूरा वीडियो खत्म हो जाता है, पूरा टाइम चला जाता है। तो आप वीडियो से कर रहे हो जैसे कि, तो आप पहले वीडियो को सुनो, अच्छे से समझो, क्योंकि स्टार्टिंग के 15-20-25 दिनों में आप सिर्फ ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि एक्चुअल में इनका पढ़ाने का तरीका ये है, हमको नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर आप, मैंने बताया कि आप ना 2-3 टीचर्स में, इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो सबसे पहले आप 2-3 टीचर्स से पढ़कर देखो, ठीक है। 2-3 टीचर से पढ़ोगे तो आपको कंपैरिजन समझ में आएगा, आप अपना जोन आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमें इस टीचर से पढ़ने में ज़्यादा सही लग रहा है और हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी ने बता दिया कि नहीं यही टीचर सबसे अच्छे हैं, तो आप उन्हीं से पढ़ना चालू कर दोगे, 1 महीना आप उन्हीं से पढ़ोगे, फिर आपको लगेगा कि हमें इतने अच्छे से नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। ये होता है हर स्टूडेंट के साथ में। तो सबसे पहले अपना जोन आइडेंटिफाई करो, ठीक है। टीचर कोई भी हो सकता है, बस आप खुद से ये एक बार आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कहाँ सूटेबल ज़्यादा हो रहा है, मतलब किस टीचर के साथ आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हो, ठीक है। स्टैटिक कहाँ से करना है, स्टैटिक कहीं और से नहीं करना है, जो करंट अफेयर के साथ में जो स्टैटिक लिंक हो रहा है वो पढ़ना है। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर के अलावा कहीं से स्टैटिक पढ़ रहे हो, जस्ट लाइक ल्यूसेंट की बुक है, और भी कई सारे स्टैटिक जीके के सोर्स होते हैं, वहाँ से पढ़ रहे हो, तो वहाँ से हम रैंडमली पढ़ेंगे, हमें कुछ नॉलेज तो होगी नहीं, तो हम रैंडमली पढ़ेंगे। तो रैंडमली पढ़ने से अच्छा ये है कि आप करंट अफेयर के साथ में जो स्टैटिक लिंक हो रहा है वहाँ से पढ़ना चालू करो, जस्ट सपोज, ठीक है। तो स्टैटिक आपको पढ़ना है करंट अफेयर से लिंक करके। कैसे, जब हम जैसे कि हमने कोई वीडियो लेक्चर अटेंड करना शुरू कर दिया, वहाँ से हम तरीके सीख रहे हैं कि हमें करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है, टीचर का पढ़ाने का तरीका ये है, मतलब इस तरीके से चीज़ें आती हैं एग्जाम में। तो वहाँ से वो करंट अफेयर के साथ साथ वो स्टैटिक लिंक करके पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि स्टैटिक जीके कहाँ से आना है, जो करंट में जो न्यूज़ चल रही है उसी से वो स्टैटिक को लिंक करते हैं। तो स्टैटिक का वहाँ से आपका तैयार होना शुरू हो जाएगा। जस्ट सपोज कि मैंने आज से करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैंने आज से करंट अफेयर अपना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे फोकस रखना है आज से, जब तक मैं करंट अफेयर प्रिपेयर कर रही हूँ तब तक की न्यूज़ पर, कि मैंने आज का करंट अफेयर चालू किया, आज के करंट अफेयर से कितनी चीज़ें ऐसी हैं, कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्टैटिक से लिंक करते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक का सिलेबस अलग होता है, तो स्टैटिक का सिलेबस आपको निकालना है, बैंकिंग एग्जाम्स स्टैटिक सिलेबस, उसको नोट करना है, नोट करके चिपका लो, कहीं रख लो जहाँ आपकी नज़रों के सामने रहे वो,
ठीक है। तो आपको क्या होगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि स्टैटिक में ये चैप्टर्स आते हैं, और जब भी आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली वो चीज़ हिट करेगी कि हाँ यार ये जो बात हो रही है ये स्टैटिक की बात हो रही है। और ठीक है, तो स्टैटिक को सबसे पहले तो करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, जस्ट लाइक कि स्टैटिक में जैसे कि आ जाता है नेशनल पार्क्स, ठीक है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर ले लेते हैं। तब तो फिर अभी क्या हुआ, अभी हम करंट अफेयर में पढ़ना चालू कर दिया। अब किसी स्टेट की बात हुई, उसमें चीफ मिनिस्टर की कोई बात नहीं हुई, उसमें सिर्फ स्टेट की बात हुई कि इस स्टेट में ऐसा हुआ। तो हमें ये चीज़ इतनी तो समझ में आनी चाहिए ना कि अगर इस स्टेट की बात हो रही है तो हो सकता है एग्जामिनर चीफ मिनिस्टर पूछ ले, हो सकता है एग्जामिनर कुछ और पूछ ले। तो जस्ट लाइक कि जैसे किसी स्टेट की बात हुई तो आपको उस स्टेट की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज भी सिर्फ ऊपर ऊपर से, मतलब इतना डीपली नहीं जाना है कि सबसे पहला सीएम कौन था या ये कौन था। जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही है ना, उस उस न्यूज़ से, उस करंट अफेयर से जितनी भी चीज़ें लिंक हो रही हैं, स्टैटिक पार्ट जितना भी लिंक हो रहा है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कि स्टैटिक के नोट्स कैसे बनाए, ये क्वेश्चन था काफ़ी लोगों का कि हम स्टैटिक के नोट्स कैसे बनाएं। देखो सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे आपने स्टैटिक का जो सिलेबस था वो आपने पूरा निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया। अब आप जब पर डे का आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिस्ट बनाने के लिए होती हैं। मतलब आपको सेंटेंस बनाकर नोट्स नहीं बनाने। जस्ट लाइक किसी की अपॉइंटमेंट हुआ है किसी का, ठीक है, किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है। अब अपॉइंटमेंट तो कितने सारे होते हैं, हर महीने कितने सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं सारे। अब आप अलग अलग तो लिखोगे नहीं, तो अब ये चीज़ क्या है, ये एक लिस्ट पर्पज़ की चीज़ है कि अपॉइंटमेंट डालो एक पेज पर, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसी पर लिखना चालू कर दो। तो ये अब आप क्या हुआ, शुरुआत में मेहनत लगेगी, लिस्ट बनाने में अलग अलग चीज़ें करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सो ये चीज़ें हमें फ़ायदा कहाँ करेंगी, ये चीज़ें हमें फ़ायदा उस दिन करेंगी जब हमारा एग्ज़ाम एक महीने बाद होगा और हमें चीज़ें रिवाइज़ करनी होगी। तब हमें पता चलेगा यार इतने महीने से जो मेहनत कर रहे थे कि सारे अपॉइंटमेंट्स भी रिवाइज़ करने हैं, सारी ऑब्चुरीज भी रिवाइज़ करनी है, वो सब हमें एक ही जगह पर मिलेंगी ना। तो एक ही जगह पर जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो हमारा रिवीजन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो लिस्ट वे में तैयारी करनी है, मतलब कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हमें सिर्फ लिस्ट के फॉर्म में ही तैयार करना है। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स बच जाते हैं उनको हमें शॉर्ट नोट्स में बनाना है, ठीक है। अब जैसे कि अपॉइंटमेंट्स को मैं फिर से ले लेती हूँ। अपॉइंटमेंट आया, आज की न्यूज़ में कुछ अपॉइंटमेंट आया, तो मैं या तो उसको शॉर्ट नोट्स वाले रजिस्टर में नोट डाउन कर लूँगी, या फिर जो मैं एक पेज, इतना सा पेज होता है, ठीक है, इतना सा पेज होता है। अब उस इतने से पेज में हम लगभग 40 से 50 अपॉइंटमेंट लिख सकते हैं आसानी से, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे अपॉइंटमेंट्स हम एक ही पेज पर लिखेंगे ना, जिससे क्या होगा, जब हम रिवीजन करेंगे, जब हम जैसे कि हमने कोई नया अपॉइंटमेंट उसमें नोट किया, हमारी नज़र ऊपर वाले सारे अपॉइंटमेंट्स पर जाएगी और सारे हम एक नज़र में रिवाइज कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इस तरीके से। स्टैटिक को आप एक पेजेस में बनाओ, मतलब आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, आप उसका जो भी स्टैटिक पार्ट है बस पेज के ऊपर हेडिंग डाल दो कि इसमें मेरे नेशनल पार्क्स हैं, या इसमें मेरी कैपिटल्स है, या इसमें मेरी करेंसी है। इस तरीके से जब आप स्टैटिक को तैयार करोगे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बट थोड़ा हार्ड वर्किंग भी होगा, थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उन चीज़ों को तैयार करने में। बट ये है कि वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम पर बहुत फ़ायदा करेगी, ठीक है। तो एक ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका शायद पसंद आया होगा, बट इन केस कोई कन्फ्यूजन है तो वो बताना, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है धीरेन्द्र कुमार सिंह का, हाउ टू इम्प्रूव DI एंड अर्थमेटिक। मैंने मान लिया कि आपने DI आज से करना शुरू किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि DI में कितने टाइप की DI बनती है। आपको मैंने ये मान लिया कि आपको बेसिक नॉलेज है DI की, कि DI कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, DI कैसे सॉल्व करते हैं और मतलब कितने टाइप्स की DI होती है, सब कुछ आपको पता है। अब आपका क्वेश्चन है कि इम्प्रूव कैसे करें। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पर टाइप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अपना एक एग्जांपल दिया था कि मैंने ग्राफ DI पढ़ी और मेरा था कि मैंने अपना टारगेट फिक्स किया था कि मुझे 1 से 2 दिन में मुझे इतनी DI करनी है, मतलब 50+ DI सेट्स लगाने ही लगाने हैं। हो सकता है वो आपका टारगेट एक दिन लेट हो जाएगा, 2 दिन लेट हो जाएगा, बट आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे लगानी इतनी ही है, लगानी मुझे 100 है तो 100 ही लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रूव करनी है आपको DI, तो DI की पहले इनफ प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। तो यही चीज़ आप हर तरीके से अप्लाई कर सकते हो कि आप सब, क्योंकि देखो प्री लेवल में क्या होता है कि एक तो ग्राफ बेस्ड DI होती है और एक केसलेट होती है, ठीक है। दोनों में ही हमने अगर एक बार अगर हमने प्रैक्टिस कर ली ना तो वो चीज़ हमारी आगे के लिए बहुत सेफ हो जाती है, कि मतलब अपने ग्राफ बेस में बहुत अच्छी कमांड है आपकी, क्योंकि आपने इनफ प्रैक्टिस कर रखी है। केसलेट में आपकी बहुत अच्छी कमांड है क्योंकि आपने इनफ प्रैक्टिस कर रखी है। अब वो चीज़ें आगे आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। अब आप पर डे की 10 से 15 सेट भी लगा सकते हो,
10 सेट मिनिमम लगा ही सकते हो, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? अगर आपको वीकेंड्स पर टाइम मिलता है, सैटरडे संडे पर, तो आप इजीली अपना डीआई का कोई टॉपिक उठाओ और 2 से 3 दिन में निपटा दो। ठीक है, कोई भी टाइप उठाओ, निपटा दो। फिर आपको इतना अच्छा लगेगा, अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि यार हमने तो जंग जीती। मतलब ऐसा लगेगा कि इतनी सारी डीआई मैंने करी है ना। जनरली ऐसा होता नहीं है। सो इम्प्रूवमेंट के लिए पर टॉपिक उसको एकदम बहुत अच्छे से शार्प कर लो। ठीक है, यही चीज़ अर्थमेटिक में जस्ट लाइक कि कोई एक टॉपिक पढ़ा आपने, परसेंटेज का पढ़ा, रेशियो का पढ़ा। ठीक है, रेशियो का आपने कोई चैप्टर, रेशियो का आपने टॉपिक पढ़ा। अब क्या हम 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लगाने से हमारी स्पीड बढ़ जाएगी या फिर हम इम्प्रूव कर जाएंगे? नहीं। इम्प्रूवमेंट कब होगा? जब उस टॉपिक के हम 60, 70, 50 प्लस क्वेश्चंस लगा लेते हैं। 5 दिन में 50 क्वेश्चन नहीं लगाने, 1 से 2 दिन में 60 से 70 क्वेश्चन खत्म कर दो। उस टॉपिक पर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये 60 से 70 क्वेश्चन हमने किए हैं। मतलब 2 से 3 दिन पहले तो हमें 0 आता था इस टॉपिक में, बट आज मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, वो हमारी प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, इसका सीधा कारण ये है कि हमने उस टॉपिक पर इतनी प्रैक्टिस करी नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम है, जबकि मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो वीकनेस कहाँ पर है? प्रैक्टिस में है। ठीक है, सृष्टि चौहान का क्वेश्चन है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज ड्यूरिंग प्रिपरेशन में अगर जैसे मान लो 1-2 महीने में, जैसे मान लो 1 महीने में अगर मेरी 2 से 3 बार कंसिस्टेंसी टूट गई, किसी कोई भी रीज़न हो सकता है कि मैं नहीं पढ़ पाई है, कुछ नहीं, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है अंदर से, बहुत ज़्यादा अजीब, बहुत गंदी फीलिंग आती है कि यार मतलब 1 हफ्ते से तो रेगुलर पढ़ रहे थे, बट बीच में क्या हुआ, कुछ हो गया ऐसा कि कंसिस्टेंसी टूट गई, रेगुलरिटी जो बना कर रखी थी वो टूट गई दिन में। पछतावा हो रहा है तो अच्छी चीज़ है, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हमें उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। ठीक है, अब कंसिस्टेंस कैसे रहना है? जैसे अगर मैं खुद से रिलेट करूँ तो ऐसा होता है 15 से 20 दिन में कि मेरी रेगुलरिटी बीच में मेंटेन नहीं हो पाती है, वो टूट जाती है। तो अंदर से गिल्ट तो आता ही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हो गया। तो अब क्या करें? आप उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करें? तो मैं क्या करती हूँ, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी नेक्स्ट डे की जो टू डू लिस्ट होती है, तो उसमें मैं मतलब पिछले दिन का कुछ कवर अप करने की कोशिश करती हूँ कि पिछले दिन पूरा दिन तो कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब क्या करें? उस गिल्ट को तो ख़त्म करना पड़ेगा ना। तो अपने नेक्स्ट डे की रूटीन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ा लेती हूँ कि जिससे कि पिछले दिन का थोड़ा बहुत कवर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 3 DI में रेगुलर कर रही हूँ, अब मैंने पिछले दिन कुछ भी नहीं किया, तो मैं उसमें 3 की जगह में 5 DI कर दूँगी कि 2 DI कल वाली। इस तरीके से मतलब भरपाई करने की कोशिश करना। कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का सेकंड रीज़न होता है कि आपने मतलब आपको पता है कि अगले 2 से 3 दिन आप बहुत बिजी रहने वाले हो, जस्ट लाइक कि आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर कोई भी रीज़न है जिस वजह से आप बिजी रहने वाले हो, आपको पढ़ाई का बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा पूरे दिन पढ़ने के लिए। ये चीज़ आपको पता है। अब आप पहले से ही प्रिपेयर होना चाहते हो उस चीज़ के लिए, तो आप सुबह का टाइम निकाल सकते हो। जैसे कि आप सुबह 3 से 4 घंटे निकाल लो जल्दी उठ के, उस 3 से 4 घंटे में आप पूरे दिन भर की पढ़ाई कर लोगे कि आपको रिग्रेट ना हो। मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लोगे। क्या पढ़ लोगे? जैसे कि मान लो आप प्री का मूक आप दे रहे हो, तो आप एक प्री का मूक दे सकते हो, एनालाइज कर लोगे। तो तीनों सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए, रीजनिंग भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया। मतलब ना पढ़ने से अच्छा है कि हमने कुछ ना कुछ पढ़ लिया उस मूक के थ्रू। रीजनिंग भी पढ़ लिया, क्वांट्स भी पढ़ लिया, इंग्लिश भी पढ़ लिया, प्लस थोड़ा सा गैप देकर उसको एनालाइज भी कर लिया मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, एनालाइज भी कर लिया। और रही बात जीके की, तो जीके को आप ऐसे रिवाइज कर सकते हो, सुबह का जो भी न्यूज़ होगी सुबह की वो आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपने 4 सब्जेक्ट कवर कर दिए। अब आप जो दिन भर आप जो बिजी रहने वाले हो, आप दिन भर नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो जो एक फीलिंग होगी, आप उसमें गिल्ट नहीं होगा कि हमने पूरे दिन हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और 3 से 4 दिन भी ऐसे ही जाने वाले हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मॉक के थ्रू कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम भले ही कुछ भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन थोड़ा बहुत हमने मॉक के थ्रू कुछ तो पढ़ लिया ना। तो एक तो ये तरीका होता है। तो बस, तो गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, ठीक है, और शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।